अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ओसिलेशंस। तो ओसिलेशंस का वैसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली है तो सेम ही, अगर देखा जाए मतलब कि मीनिंग वाइज देखा जाए तो वाइब्रेशंस और ओसिलेशंस हैं सेम ही, लेकिन जो ओसिलेशन है ना एक ब्रॉडर टर्म है वाइब्रेशन के बरक्स। वैसे देखें, अगर इन शॉर्ट कंपैरिजन करें या मीनिंग सिर्फ सर्च मतलब देख लेना, आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे दोनों का तो इरताश इरताश करके ही, थरथराहट करके ही मिलेगा, या टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी उसे कहते हैं। उस लिहाज से सेम है, लेकिन उससे ये ज़्यादा एक ब्रॉडर टर्म है। Oscillation is more broader term than vibration. Example है इसकी energy from electric to magnetic field. Periodic motion क्या होती है? Motion which repeats itself after equal intervals of time. Periodic यानी कि टाइम इंटरवल्स उसके लिए इक्वल ही हों, यानी कि अगर वो एक सेकंड में यहाँ से यहाँ गई है तो फिर एक ही सेकंड में यहाँ से यहाँ आएगी, और फिर एक ही सेकंड में यहाँ से यहाँ जाएगी, और फिर एक ही सेकंड में यहाँ से यहाँ आएगी। यानी कि पेरियोडिक मोशन के इक्वल इंटरवल्स टाइम में वो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रही होगी। इट इज़ आ 3 टाइप मोशन। इसकी 3 टाइप्स हैं। एक इनलाइन होती है, इन सर्कल होती है, और रैंडम मोशन। इनलाइन मोशन को लीनियर ओसिलेशन कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं सिंपल ओसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, और इवन फर्स्ट ईयर के इसी चैप्टर में भी उसके बारे में पढ़ा होगा हल्का फुल्का। और सर्कल में होती है सर्कुलर मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -x से। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है। डिस्टेंस कवर्ड जो है SHM इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, ऑसिलेशन की एक टाइप है, लेकिन हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। लीनियर मोशन, पेरियोडिक मोशन, उसकी 2 टाइप्स हैं। आगे टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ नॉट एम्पलीट्यूड। ये रिलेशन में देख लें, टी यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। जी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये टी जो है टाइम पीरियड टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? लेंथ पे। उसके बाद एक और रिलेशन है F इक्वल टू -kx। आमतौर पे जब ऐसे रिलेशंस हों तो ये जैसे कि मतलब सिंपल ये ऐसे समझ लें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के, क्योंकि एक्सेलरेशन के केस में भी यही है। तो एक्सेलरेशन का और फोर्स का रिलेशन जो है वो है F इक्वल टू ma। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने F ले लिया है एक ही जगह पे। तो ये जो है ना के कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। के डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये नहीं है कि मैं अगर फोर्स ज़्यादा लगा दूंगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। ना ही ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये ना एफ पे डिपेंड करता है, ना ही एक्स पे डिपेंड करता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब इसके हवाले से भी एक MCQ में बताऊँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कैसे आ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक है स्प्रिंग है, उसके जो है मैंने उस पर फोर्स जो है वो मैंने डबल कर दी है। तो उसकी अब के की वैल्यू इतनी थी पहले, तो अब के की वैल्यू क्या होगी? समझे, पहले के जो के की वैल्यू 10 थी, तो अब वो कितनी हो जाएगी? 10 ही रहेगी, 20 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, या क्या होगा उस पर असर? तो ये बता दिया मैंने कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, कि फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ना ही पोजीशन पे या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। In order to execute SHM, a system must have elasticity as well as inertia. अच्छा जी, अब ये टेबल एक आपके सामने है। टेबल पे जाने से पहले ऊपर पहले देख लें कि ये टेबल में जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, पहले तो ये हैं क्या, आई कैसे हैं, और किस लिहाज से इनका रिलेशन बन रहा है। तो ये है द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल है, जो मीन पोजीशन होगी रिस्टोरिंग फोर्स, अगर एक कोई चीज़ यहाँ पे चली गई है फिर इस साइड पे गई और फिर उसने इसी साइड पे, यानी वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करते रहेंगे।
अच्छा जी, x इक्वल टू इक्वेशन ली है, ये बुक में होगी, देख लीजिएगा। x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। यहाँ पे x नॉट क्या है कि किसी भी पॉइंट पे पोजीशन हो जाएगी, उसकी क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड है। किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड है या उसकी पोजीशन है कि वो इस वक्त किस जगह पे मौजूद है। और ये मैक्सिमम पोजीशन, x नॉट जो है मैक्सिमम पोजीशन या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं जब एंगल 30 डिग्री हो तो जो वो करंट पोजीशन है या एम्पलीट्यूड है वो 50% होगा किसका, मैक्सिमम पोजीशन का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का। पोजीशन नहीं कहता, एम्पलीट्यूड ही कहता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यूनिट एंगल 45 कर दूँ तो 45 की जो वैल्यू है 0.7 आ जाएगी आई थिंक, तो तकरीबन 70% होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के केस में भी, वेलोसिटी के केस में भी, एक्सेलरेशन के केस में भी। तो ये उसी बेस पे है कि ये कैसे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसी फार्मूले को मैंने वेलोसिटी के बेस पे भी देखना, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि डेरिवेटिव लेंगे तो उससे हो जाता है। डेरिवेटिव लेंगे इसका कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर जब लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन साथ देख लीजिएगा कि क्या क्या चेंज आएगा, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा होता है कि कॉस थीटा होता है, या कॉस थीटा के बाद फिर माइनस साइन थीटा होता है क्या, तो वो देख लीजिएगा। उसकी बेसिस पे ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने रखी हुई हैं। अब हो क्या सकता है कि एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है, वो कह सकता है कि एक सर्टेन एंगल यानी कि 60 डिग्री पे जो वेलोसिटी है वो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका कितने परसेंट होगी, या वो कह देता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अगर उसकी समझ लें 40 मीटर पर सेकंड है तो 60 डिग्री पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 50% होगी। अगर वो 40 है तो उसका हाफ कर दे, 20 बन जाता है, तो 20% होगी उसकी उस पोजीशन पे वेलोसिटी। इस तरह से आप ये वैल्यूज़ जो हैं सारी देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा है, डब्ल्यू जैसा जो लग रहा है, ये थोड़ा इस तरह करके होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी है ये एक रिलेशन बना हुआ है आपके सामने। ये रिलेशन की डेरिवेशन अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन आ गया है, द बॉब ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अब आप सोचेंगे कि इसमें जो डिटेल्स दी हुई हैं, मेरे पास वी नॉट वाला फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फार्मूला है वी इक्वल टू वी नॉट, वहाँ पे मैं कहता हूँ कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो अब मैंने तो यहाँ से मैं वी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ना ये चीज़ है ना मेरे पास ये चीज़ है, थीटा है ये, ठीक है ना, तो ना ही थीटा है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस फार्मूले की मदद से भी कर सकता हूँ, लेकिन अब इस फार्मूले में भी ऐसे नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड पेंडुलम बताया हुआ है, तो टाइम पीरियड उसका क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है ओमेगा की 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टी मेरे पास 2 सेकंड था तो 2 सेकंड की वैल्यू पुट कर दी है। तो वी नॉट जो है मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। In the same way, the ratio of maximum acceleration to maximum velocity is called angular frequency. आगे ये एक डेरिवेशन है, ये सिंपली देख लीजिएगा। इसमें ये बताया हुआ है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है या कब जाके वी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू ए नॉट होती हैं, ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं। एक एक दफ़ा देख लें पीछे एंगल वाले में भी हमारे पास है ऐसा कुछ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाते हैं। बाकी केसेस में देखें डिफरेंट है, ये दो इक्वल हैं, ये डिफरेंट है, ये दो इक्वल हैं, ये डिफरेंट है, ये दो इक्वल हैं, ये डिफरेंट है। इसका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, तो उसका जो एक कहते हैं ना कि विजुअल मिल रहे हैं या कैलकुलेटिव वे में पता चल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, और अगर जिस रिवर्स केस में आ जाए तो एक साथ ही कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया हुआ है। ये डेरिवेशन बस देख लीजिएगा, सिंपल, आपको वैसे ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे केस के लिए है जब आपको उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दिया हुआ हो और आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ ले, या इन केस मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो पूछ ले। इस तरह कुछ भी करके यानी कि स्केयर लेना पड़ जाएगा दोनों साइड्स पे, उस हिसाब से ये भी सॉल्व हो सकता है।
नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम देखते हैं। लाइट बट इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए। बॉब जो है वो स्मॉल होनी चाहिए लेकिन उस हैवी होनी चाहिए, वज़न उसका अच्छा खासा होना चाहिए। एंगल शुड बी लेस देन 15 डिग्री। लीनियर मोशन होनी चाहिए, अनडैम्प्ड मोशन होनी चाहिए, फ्री मोशन होनी चाहिए। और ये एग्जाम्पल किसकी है? SHM की ही एक एग्जाम्पल है। तो ग्राफ्स कैसे बनते हैं इसके केस में? जब एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ बनेगा, मैं आपके साथ एक ग्राफ्स, वैसे मुझे यहाँ पे पुट कर देने चाहिए थे, चलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की। एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है और ये आपके पास टाइम है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा जो है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है तो सिंपल है, ये एक लाइन ग्राफ होगा, दोनों वैल्यूज़ एक साथ बढ़ रही हैं। ये एंड से थोड़ी गलत होगी, ये है मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका ग्राफ जो है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कह रहा है ग्राफ, ये इक्लिप्स टाइप बन जाएगा कुछ इस तरह से करके। ठीक है, यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे a कह दें। ठीक है, या जैसे प्रोड्यूस भी करना हो वो हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अब ये सिंपल साइनोसॉइडल ग्राफ तो हमने देख लिया इसका था। इसके अलावा अगर वेलोसिटी के केस में हो तो इस तरह का होगा, पीक से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। ये है वेलोसिटी का केस। और अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें हम तो तब कैसे बनेगा? तब थोड़ा इस तरह बनेगा। ठीक है, ये तीनों ही साइनोसॉइडल ग्राफ्स हैं। ये AT का है, ये XT का है और ये VT का है। ये VA का है और ये A और X का है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है। अच्छा जी, ये उसी के बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में है कुछ चीज़ें कि एट मीन पोजीशन जो उसकी क्या कहते हैं पोजीशन है, सॉरी पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी और फोर्स भी ज़ीरो होगी। ये मीन पोजीशन के लिए चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें वैसे माइंड में रख लें, अगर पेपर में कभी पूछ ले कि सिंपल पेंडुलम एक मीन पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने वहाँ पे कैलकुलेशंस करने नहीं बैठ जाना, मतलब दिमाग नहीं एक्स्ट्रा लगाना। आपको सिंपल पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे क्या क्या चीज़ ज़ीरो होती है, क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, और इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या चीज़ मैक्सिमम होती है और क्या चीज़ ज़ीरो होती है। जब ये दोनों चीज़ें माइंड में होंगी तो आपको ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और फोर्स भी मैक्सिमम होगी। द फेज एंगल बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कैसे है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ये समझ लें मीन पोजीशन है A, ये एक दूसरी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन एक साइड पर और दूसरी साइड पे ये। ठीक है, तो अब उस बॉब ने मूव करना शुरू किया। वो पहले यहाँ से यहाँ पे जाएगी, यानी कि उसने एक डिस्प्लेसमेंट कोई ना कोई कवर किया होगा, x प्लस कह देता हूँ मैं ऐसे। फिर वो यहाँ से यहाँ वापस भी तो आएगी, तो इस केस में वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे चली जाएगी इस साइड पे और फिर दोबारा आएगी इस साइड पे, यानी कि ये कंप्लीट जो इसकी कंप्लीट राउंड हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट वाइब्रेशन ऐसे हुई है। यहाँ से पहले यहाँ गई है और फिर यहाँ आई है, ये हाफ वाइब्रेशन है। टाइम पीरियड का भी ख्याल रखना है। A से B तक जाने के लिए T/4 लगा है, फिर B से A तक आने के लिए T/4 और फिर इस तरह T/4 और फिर T/4, तो T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 करेंगे तो आपका कंप्लीट टाइम पीरियड T आ जाएगा। ये चीज़ें माइंड में रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इस केस में भी प्लस है और माइनस है, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस के केस में ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x बन जाएगा। तो डिस्टेंस एक वाइब्रेशन में 4x होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेशन में ज़ीरो होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन भी उसके लिए ज़ीरो हो गया।
If the frequency of oscillation of a body executing SHM is F, then frequency of kinetic energy and potential energy is 2F. बुक में है, ये देख लीजिएगा. In simple harmonic motion, the quantities like displacement, velocity, acceleration, force, kinetic energy, potential energy varies. एक से दूसरे में चेंज हो रही होती हैं ये, लेकिन जो ओवरऑल है, जो मतलब कि कोई क्वांटिटी ऐसी जो नहीं बदलती, वो है आपके पास टोटल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज नहीं हो रही होती सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में. द फेज एंगल बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू 90 डिग्री. इस तरह कुछ और हैं. जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उनका एंगल, जो फेज एंगल है, 0 डिग्री होता है. फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में जब करें तो 180 डिग्री होता है. इसी तरह एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान करें तो 180 डिग्री होता है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के केस में 90 डिग्री होता है. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के केस में 90 डिग्री होता है. वेलोसिटी और फोर्स के केस में 90 डिग्री होता है. ये ग्राफ्स जो मैंने पीछे बनाए थे उसकी मदद से आपको एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसमें मतलब वीडियो ड्रैग हो जाएगी. तो उम्मीद करता हूँ आपको वैसे समझ आ गई होगी. यानी जिन्होंने अभी तक सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ ली होगी तो उन्हें फेज एंगल्स का तो बड़े अच्छे से पता चल गया होगा. Damped oscillation, total energy reduced in damped motion. Kinetic energy remains constant in complete cycle. It has an exponential curve during ग्राफ प्लॉटिंग. इसकी कर्व एक्सपोनेंशियल होती है. एक्सपोनेंशियल यानी कि जो एक सडनली शूट कर जाती है, यानी कि उसके कोई एक मीट पॉइंट नहीं होता. भले वो रिड्यूस हो रही हो तो ऐसे होगी. यानी कि मैं कहता हूँ मेरा एक्स एक्सिस है तो हमेशा इस तरह चलती जाएगी, कभी भी इससे मीट नहीं करेगी. और अगर ऊपर वाला केस हो तो कभी भी इससे मीट नहीं कर रही होगी. In damped oscillation, the amplitude of vibrating body decreases exponentially. In damped oscillation, total energy, kinetic energy maximum, potential energy maximum decrease, but time period and frequency remains constant. तो ये याद रखिएगा कि damped oscillation के केस में जो मर्जी वैल्यूज़ चेंज कर दें आप, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा होगा और फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं हो रही होगी. जो चीज़ें चेंज होती हैं वो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये चेंज होते हैं सिर्फ. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.